नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और आपका स्वागत है स्वदेश आल में। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले इस बुलेटिन में हम आपके लिए एक खास चर्चा लेके आए हैं जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है। मार्केट से रिलेटेड नहीं है पर बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो एजुकेशनल सिस्टम है भारत का, वहां पे एक बड़ा रिफॉर्म बोले तो लिया गया है, जहां पे 12वीं पास करने के बाद ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि कट ऑफ का जो टेरर है वो छात्रों की नींदें जरूर उड़ा देता है। लेकिन ये डर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन में 12वीं के नंबर नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया होगी, इस पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पे पूरी चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, पर सबसे पहले आइए समझते हैं इस पूरी खबर को विस्तार में। आपने कक्षा 12 में कितने नंबर पाए थे? आप टॉपर थे या फिर फिसड्डी? इसका आपके कॉलेज एडमिशन पर अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका फैसला अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। अभी छात्रों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कॉलेजों के हाई कट ऑफ होते हैं, जो कभी कभी 100% तक जाते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों से देश के लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक नया कॉमन यूनिवर्सिटी एजुकेशन टेस्ट CUET कराया जाएगा। ये एग्जाम जुलाई के पहले हफ्ते में होगा, क्योंकि इस वक्त तक ज्यादातर बोर्ड के 12वीं की परीक्षाएं खत्म हो चुकी होती हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। भले ही कट ऑफ से छुटकारा मिल गया हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज बोर्ड एग्जाम में 12वीं के मार्क्स की मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकेंगी। यूजीसी के मुताबिक सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उनसे एफिलिएटेड कॉलेज के लिए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए नियम लागू हो जाएंगे। CUET में स्कोर के आधार पर ही छात्रों का एडमिशन होगा। यूजीसी का कहना है कि 100% कट ऑफ की जगह इससे छात्रों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जहां तक एग्जाम की बात है तो ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। इसके लिए छात्रों को टेस्ट सेंटर्स जाना होगा। ये एग्जाम जुलाई के पहले हफ्ते में होगा, जिसमें सवाल कक्षा 12वीं की NCERT किताबों के सिलेबस से आएंगे। एंट्रेंस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करवाएगी। जो छात्र CUET टेस्ट में बैठेंगे उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इस एंट्रेंस टेस्ट की रूपरेखा क्या होगी। CUET टेस्ट 13 भाषाओं में कराए जाएंगे, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन अनिवार्य लैंग्वेज टेस्ट होगा, जिसमें दिए गए 13 भाषाओं का विकल्प होगा। दूसरा सेक्शन डोमेन टेस्ट होगा, जहां पर एक कैंडिडेट को 27 विकल्पों में से अधिकतम 6 डोमेन टेस्ट चुनने की छूट होगी। और तीसरा सेक्शन वैकल्पिक होगा, जिसमें एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा 19 भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा। इसमें जापानी, रशियन, फ्रेंच जैसी भाषाएं शामिल होंगी। यूजीसी के इस फैसले का फायदा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, राज्यों के कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी उठा सकेंगी। ये CUET के स्कोर के जरिए अपने यहाँ एडमिशन दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। तो ये थी आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट, जहां पे आज जो बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पे अब कॉलेज में एडमिशन 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम से होंगे। इसको हमने आपको पूरे विस्तार में बताया, पर आइए इस पर खास चर्चा करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूजीसी के चेयरमैन M जगदीश कुमार, और उनसे और डिटेल्स में जानते हैं क्या है इस नए जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें और क्या डिटेल सामने निकल कर आई हैं। सबसे पहले जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे कुछ बेसिक सवाल ही सामने रखेंगे और पूछना चाहेंगे। ये जो एक बड़ा ऐलान हुआ है, इसको लेकर कई सारे सवाल हैं सर, और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो CUET एग्जाम प्रक्रिया है ये शुरू कब होगी और ये कैसे होगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। CUET एग्ज़ाम को हम कल ही अनाउंस किया और आज एक पब्लिक नोटिस भी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया। CUET एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस
फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में शुरू होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एजेंसी CUET को कंडक्ट करते हैं, इनका वेबसाइट में हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा और CUET को हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पर ये आप क्या बता पाएंगे कि क्या ये जो एंट्रेंस है वो पूरे देश में अलग अलग सेंटर्स में होगा? क्या होगी इसकी प्रक्रिया? अलग अलग सेंटर्स में होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रूरल एरियाज़ है, हिली एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, इनको भी इनका सुविधा के लिए भी हम मेनी सेंटर्स को हम अरेंज करेंगे थ्रू आउट द कंट्री। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो छात्रों के लिए जो यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस है वो कैसे अलॉट होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब हमारा UG प्रोग्राम्स में जो एडमिशन होता है अलग अलग तरीक़ा से होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड मार्क्स को यूज़ करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत स्ट्रेस आता है। जो बोर्ड्स के ऊपर एडमिशन करते हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में 98%, 99%, 100% का भी ज़रूरत पड़ता है एडमिशन के लिए, एंड दिस इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस इन आवर स्टूडेंट्स। और हमारा देश में बहुत बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स में अलग अलग तरीक़ा से मार्क्स देते हैं, सो देर इज़ नो लेवल प्लेइंग ग्राउंड्स फॉर दी स्टूडेंट्स। और मल्टीपल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखने में स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेस होता है। ये पूरा निकालने के लिए हम CUET को इंट्रोड्यूस किया और ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बहुत पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया थ्रू सोशल मीडिया और अदरवाइज। ये कह रहे हैं कि ए मच अवेटेड स्टूडेंट फ्रेंडली रिफॉर्म है, इट शुड हैव बीन इंट्रोड्यूस लॉन्ग एगो, बट एटलीस्ट नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस, एंड आई होप that whether it is a state university, private university or deemed to be university, all universities I hope that they will adopt this CUET, and for all central universities, 45 central universities, this is compulsory to use the CUET scores for admission in the undergraduate programs. जी जगदीश जी, बिल्कुल अगर इंजीनियर्स जैसे कि IIT और मेडिकल के एग्ज़ाम को छोड़ दें तो एक जो ये यूनिफाइड प्रोसेस निकल कर सामने आया है, जी हाँ, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था और खुशी इस बात की है कि फाइनली ये निर्णय ले लिया गया। पर आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि छात्रों को काफ़ी स्ट्रेस रहता है, कैसे वो 97, इवन 99, 99.9% भी स्कोर करें। पर एक और स्ट्रेस जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी होता है रिजर्वेशन का, क्योंकि रिजर्वेशन कोटा के साथ जो कम परसेंटेज वाले छात्र हैं उनको वो सीटें मिल जाती हैं, तो इसको लेकर भी कई सारे छात्र स्ट्रेस में रहते हैं। ये जब प्रोसेस निकलकर सामने आया है CUET का, इसमें रिजर्वेशन कोटा कैसे काम करेगा और क्या इस पर कोई असर होगा? देखिए, ये रिजर्वेशंस दो तरीके में होता है। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी रिजर्वेशंस है, SC, ST, OBC और EWS का, वो रिजर्वेशंस तो रहेगा। और दूसरा रिजर्वेशंस भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन होगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन होगा। CUET को अडॉप्ट करने के बाद ये रिजर्वेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन कंटिन्यू होगा। CUET विल नॉट अफेक्ट द एडमिशन पॉलिसीज़ और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ऑफ द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUET मैंडेटरी है UG एडमिशन्स के लिए। ठीक है जगदीश जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया भी होगा? क्या उसके भी कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं? एग्ज़ाम में CUET में कोई भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी में कुछ मिनिमम परसेंटेज चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वो तो रहेगा। हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी में 60% होगा, दूसरा यूनिवर्सिटी में 70% होगा।
ये बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस होने के बाद CUET स्कोर को यूज़ करके each university will prepare their ranking list, and then depending on the number of seats, the top rankers will get the admission in that university. और ये भी हो सकता है एक स्टूडेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकता है बेस्ड ऑन वन सिंगल CUET स्कोर। सो क्या होगा, एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी में एडमिट होने के बाद दूसरा यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आएगा, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी सेकेंड लिस्ट को, थर्ड लिस्ट को, फोर्थ लिस्ट को भी रन करके कोशिश करेंगे हर एक सीट को फिलअप करने के लिए। ठीक है, पर अगर देखिए अब ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस हो गया है, और अगर मान लिया जाए कि किसी भी राज्य में जो 12वीं के एग्ज़ाम हैं वो परीक्षाओं में देरी हो गई है, तो क्या ऐसे वक्त में जो एग्ज़ाम है इन छात्रों को क्या इस एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त होगी? ये प्रोसेस कैसे काम करेगा? उसलिए हम ये CUET को फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करने के लिए कोशिश किया। बाय देन मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स वुड हैव कंप्लीटेड देयर बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा, अब एक और सवाल ये खड़ा होता है कि कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ देख लें, जैसे कि जामिया मिलिया या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जहाँ पे जो इसके अंडर तो ज़रूर आएंगे, पर यहाँ पे ये प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि इनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकियों से थोड़ा अलग है। इस पे कोई फैसला लिया गया है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, DU के अंडर बहुत एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जब DU CUET को अडॉप्ट करेगा, द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल टू द कॉलेजेस अंडर DU आल्सो, सो दिस विल बिकम मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। ठीक है जगदीश जी, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुछ एक जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आर्ट्स ले लीजिए, म्यूजिकल वगैरह, यहाँ पे टेस्ट किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस या उसके लिए क्या स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं? देखिए, आर्ट्स, म्यूज़िक, थिएटर, डांस, ऐसी प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, कुछ इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि जो आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और वाइवा का जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगा। सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू कैन असाइन फॉर दिस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और द रिमेनिंग परसेंटेज विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर। सो दोनों रहेगा in these specific subjects, but in the remaining subjects only CUET score is used for admission in the UG programs. जी बिल्कुल जगदीश जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ET Now स्वदेश पे आके हमारे दर्शकों को इस पूरे रिफॉर्म पर और विस्तार से और क्लैरिटी देने के लिए कि क्या कुछ स्टेप्स हैं निर्धारित किए गए हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरीके से काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वहीं जो UGC का आज जो फैसला आया है इसको लेकर हमारी संवाददाता हर्ष चंदावनी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की DU के वाइस चांसलर योगेश सिंह से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद है। सर, UGC के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही फैसला है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एडमिशन्स होंगे वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। तो जो बोर्ड्स को कम और ज़्यादा मार्क्स देते थे उसका असर अब ख़त्म हो जाएगा, और स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे उनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, जो थोड़ा कम अच्छा पढ़ पाएंगे उनको फिर कम होगा, लेकिन हर एक को इम्प्रूव करने का भी तो चांस होगा ना। सपोज़ एक बार आपके मार्क्स कम आ गए तो नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है और ये UGC का स्वागत योग्य कदम है। आपको लगता है योगी सर कि इस जो सिस्टम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, इसका विरोध कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि CBSE के जो मानक है बहुत ही हाई परसेंटेज मिलते हैं लोगों को। हम लोगों ने श्री राम का कट ऑफ देखा है, हम लोगों ने तमाम यूनिवर्सिटी से कट ऑफ देखे, 99%, 100% कट ऑफ मांगा जाता है। अब ये पैटर्न कम होगा तो बच्चों पे स्ट्रेस लेवल कम होगा, या लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ विरोध कर सकती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, स्ट्रेस लेवल का तो इससे बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि जो 12th के मार्क्स हैं, अगर सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता देश में तो उसी से ले लेते, फिर तो कोई बात नहीं थी। अभी क्या है, देश में बहुत सारे बोर्ड हैं, हर एक के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो कोई तो बहुत ज़्यादा लीनियंट मार्क्स दे देता है, कोई बहुत स्ट्रिक्ट मार्क्स देता है, जो जहाँ पे सख्त
मार्किंग है उनको नुकसान हो जाता है उस प्रोसेस में उन स्टूडेंट्स को। तो एक ही पैरामीटर पे सबको जांचा नहीं जा रहा, जो ये चिंता की बात है इसके अंदर। लेकिन जो CU सेट आएगा या जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात है, CUET की बात हो रही है, इससे क्या होगा कि सब एक ही पैरामीटर पे एक ही ग्राउंड में खेलेंगे, तो जो अच्छा होगा उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, जो थोड़ा कम रह गया उसको कम अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरीके से सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। तो ये थे DU के वाइस चांसलर जो कि इस फैसले का और इस रिफॉर्म का काफी स्वागत कर रहे हैं। और DU के बारे में तो पूरा देश जानता है किस तरीके के कट ऑफ वहां पे निकलकर सामने आते हैं, स्पेशली BCom के कट ऑफ, जहां पे हेडलाइंस भी बनते हैं कि 99.9% तक की होड़ मची रहती है कि स्टूडेंट्स इतने मार्क्स लेकर भी एडमिशन पाने में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। पर चलिए, अब इस फैसले के बाद तो ये पूरी चर्चा आपके सामने थी, पर अब आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। और आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है और ये राहत की खबर है टोल को लेकर, जो कि लोग टोल के पास रहते हैं उनके लिए राहत की खबर आई है, जहां पर सरकार ने टोल के पास रहने वाले लोगों को एक बड़ी छूट दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में ऐलान किया कि टोल के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को सरकार जो है अब पास देगी। आइए सुनते हैं। आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। और भारत को लेकर नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में एक और बड़ा ऐलान किया, जहां पे उन्होंने कहा कि रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भारत ने 4 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसका ऐलान करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2024 से पहले देश की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बना है। हम 8 किलोमीटर को 1 किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट DBM course road construction in 100 hours, world record हो गया। This record happened on the section of Delhi Vadodara Greenfield alignment in Panchmahal district of Gujarat। फिर दूसरा रिकॉर्ड हुआ जो है 1.38 किलोमीटर, ये तो अभी बताया मैंने आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन का है, ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि देश की प्रगति के बारे में हमें बता रहे थे। और इसी के साथ आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे देश की स्थिति जो है सुधरती हुई जरूर नजर आई है, जहां पे देश में विलफुल डिफॉल्टर्स यानी अपनी इच्छा से खुद को दिवालिया घोषित करने वाले लोगों की संख्या में एक बड़ी गिरावट आई है। वित्त मंत्री ने आज संसद में जानकारी दी है कि बीते 8 सालों में देश में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या 56% तक कम हुई है। और मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या जहां 2469 थी, जो कि साल 2020-21 में घटकर
सिर्फ 1063 रह गई है। हालांकि साल 2019-20 के दौरान देश में कुल 597 विलफुल डिफॉल्ट के केस थे, जो कि अगले साल बढ़कर दुगना होकर 1063 हो गए हैं। पर विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जो कि कर्ज चुकाने की क्षमता तो होती है लेकिन फिर भी नहीं चुकाते या फिर फंड को डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये एक खबर जरूर सामने आई है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब अन्य कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने रखेंगे, जहां पे रियल एस्टेट दिग्गज हीरानंदानी ग्रुप ने के मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर समेत 2 दर्जन ठिकानों पर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी की जांच के सिलसिले में की जा रही है। और इस बारे में आइए चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के साथ, जो कि ET नाउ स्वदेश के संवाददाता हैं। वो हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। अंकुर, बताइए। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हीरानंदानी ग्रुप के 24 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है और उनमें से एक ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हूं, जहां पर IT टीम के ऑफिशियल्स अंदर हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स की टीम टैक्स इवेजन के मामले की जांच करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जो पेंडोरा पेपर्स का मामला था उनमें एलिगेशन थे कि निरंजन हीरानंदानी और उनके फैमिली मेम्बर्स ने फॉरेन टैक्स इवेजन के मामले में एक ट्रस्ट के तहत करीब $60 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। तो वो फॉरेन टैक्स इवेजन का मामला भी जांच के घेरे में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। साथ ही साथ वो सारी फाइलिंग्स एक के बाद एक चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें जो पता चला है उसके मुताबिक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फ़ोन्स सीज कर लिए गए हैं जब तक ये जांच रहेगी। और ये जांच का जो ड्यूरेशन है वो हमें पता चला है कि जब तक जो कंक्लूसिव एविडेंसेस जिनकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तलाश कर रहा है वो नहीं मिल जाते, ये जांच जारी रहेगी। ये जांच सिर्फ ऑफिस पे नहीं बल्कि जो निरंजन हीरानंदानी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी प्रीमाइसेस पर भी चल रही है। और देखना ये होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच है वो अब कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है जो हमें बताया गया है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो हीरानंदानी ग्रुप पे तो जांच जरूर जारी है, पर वहीं एक और खबर सामने आई है जहां पे उत्तर भारत के जाने माने रियल एस्टेट ग्रुप पर छापे की कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को 3000 करोड़ रुपए की बेनामी राशि का पता चला है। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानने के लिए चलते हैं ET नाउ स्वदेश की संवाददाता खुशबू तिवारी के पास। खुशबू, बताइए। आयकर विभाग ने बताया है कि उन्होंने हाल ही में एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ पे छापे मारे थे और सर्चेस किए थे। और ये कुल 45 लोकेशंस पर ही सर्चेस किए गए थे, जिसमें दिल्ली, NCR, लखनऊ, चंडीगढ़, इंदौर और लुधियाना जैसे लोकेशंस शामिल हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि जितने भी सर्चेस किए गए हैं उसमें ये सबूत मिले हैं कि जो ग्रुप है, रियल एस्टेट जो ग्रुप है, उनके पास अनअकाउंटेड इनकम है जो उन्होंने अपनी रेगुलर बुक्स में नहीं दिखाई है। और ये कैसी इनकम है? ये ऐसी है जो उन्होंने कस्टमर से ऑन मनी बेसिस या कैश में ली थी और अपनी नॉर्मल जो अपनी बैलेंस बुक्स या अकाउंट्स बुक्स हैं उनमें दिखाई नहीं गई हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि उनकी जो जांच है वो आगे जारी है, लेकिन अभी तक उन्होंने 11 ऐसे लॉकर्स हैं जिन पर रेस्ट्रेन लगा दिया है और इसके अलावा 25 करोड़ रुपए कैश जब्त भी किए हैं, साथ ही 5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी जब्त की है। धन्यवाद खुशबू, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो IT विभाग काफी तेजी से रेड्स मार रहा है और आज ही 2 दिग्गज रियल एस्टेट कंपनीज पे या रियल एस्टेट ग्रुप्स पे कह लें तो रेड पड़ती हुई नजर आई है। आगे की डिटेल्स अगर कुछ सामने आती हैं तो हम वो जरूर आपके सामने लेकर आएंगे। पर चलिए बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की, जहां पे जी इन्वेस्को विवाद मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से जी एंटरटेनमेंट को आज बड़ा झटका लगा है। EGM को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को पलट दिया है और अब इन्वेस्को EGM की मांग को लेकर NCLT जा सकता है। आइए इस फैसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, उनके पास चलते हैं। उत्कर्ष, बताइए कैसे पढ़ा जाए इस फैसले को और क्या कुछ डिटेल सामने निकल कर आई हैं?
कहानी है लीगल, और इसके आगे भी अब ये कहानी लीगल ही रहने वाली है काफ़ी समय तक। लेकिन शुरुआत में हम आपको बता दें कि हुआ क्या है। आज ये हुआ है कि ईजीएम को लेकर जो इन्वेस्को की मांग थी कि ईजीएम कराई जाए, क्योंकि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, 10% से ऊपर उनकी शेयर होल्डिंग है, तो अगर चाहें तो ईजीएम बुलाई जा सकती है। उसको लेके एनसीएलटी में पहले इन्वेस्को जाता है और उसके बाद फिर एनसीएलटी के जब प्रोसीडिंग चल रही होती हैं उसी दौरान जी एंटरटेनमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, यानी कि एक ही जो जस्टिस बैठते हैं वहाँ पे सिंगल बेंच पे जाते हैं और वहाँ ये कहते हैं कि ये जो ईजीएम है ये इनवैलिड है, और क्योंकि ईजीएम इनवैलिड है इसलिए इसका जो आउटकम होगा इनवैलिड होगा, इसलिए ईजीएम नहीं बुलाई जा सकती। वहीं पे इन्वेस्को का कहना था कि उनका हक है ईजीएम बुलाना, और अगर कुछ भी उसके बाद होता है, चाहे वो ईजीएम में जो भी चीज़ें इन्वेस्को चाहती है वो निकल के आती है नहीं आती है वो बात का मामला है। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जी के पक्ष में फैसला दिया था, जहां पे कि इन्वेस्को को ये ईजीएम कराने से मना कर दिया था और जो एनसीएलटी में प्रोसीडिंग्स थी वो भी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद डिविजनल बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ये फैसला है जो सिंगल बेंच का है उसको पलट दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्को अब फिर से एनसीएलटी जा सकता है, यहाँ पे वो मांग कर सकता है यह है जी से कि एनसीएलटी से कि वो जी को कहें कि वो ईजीएम कराएं। एक जो मौका है वो इन्वेस्को के पास खुद ईजीएम कराने का है, लेकिन इन्वेस्को पहले ही एनसीएलटी में बोल चुका है कि वो ये चाहता है कि एनसीएलटी जी को ये ऑर्डर दे, लेकिन उससे पहले 3 हफ्ते का समय है और उस 3 हफ्ते के समय में जी एंटरटेनमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डिविजनल बेंच के इस ऑर्डर को लेकर। तो यहाँ पे आगे जो भी होगा वो होगी एक लीगल बैटल, या तो जी सुप्रीम कोर्ट जाएगा जो काफ़ी हद तक लाइकली लगता है इस मामले में इसको चैलेंज करने के लिए। अगर जी नहीं जाता है फिर क्या होगा कि इन्वेस्को एनसीएलटी जाएगा और जो एप्लीकेशन लेके वो पहले गया था उसी एप्लीकेशन को लेकर वापस जाएगा एनसीएलटी के पास कि आप जी एंटरटेनमेंट को कहिए कि वो ईजीएम कराएं। तो अभी भी ये जो कानूनी लड़ाई है वो थोड़े दिन और चलने वाली है। धन्यवाद उत्कर्ष, पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। तो इस नेगेटिव खबर के बाद जी के शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और आज इस बाजार के माहौल में जहां निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थी, बाजार में जी एंटरटेनमेंट करीब 3-3.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। पर चलिए स्वदेश आर के इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। नहीं 50 बार बोला ना, नहीं चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस वाले? लाइफ इंश्योरेंस तो ले ली चाची, बिना किसी कॉल्स के, फोन पे। ये तो चाचू है, पूछ रहे आइसक्रीम के लिए। अच्छा चाहिए, पर टूटी फ्रूटी। अब लाइफ इंश्योरेंस मिले बिना अनवांटेड कॉल्स के, तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। सवाल पूछना पहला कर्तव्य। Talking about Sonia, Rahul and Priyanka unite parties against the BJP. हमने तब भी पूछा मैस्कट फॉर 2040 संयम और इज्जत की राजनीति है। हम आज भी पूछते हैं। 25 सालों से लगातार जनता के सवाल पूछने वाली पत्रकार नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। काफी टाइम से मेरा इंक्रीमेंट सीढ़ी के पहले पड़ाव पे हो अभी तुम, कल टॉप पे होंगे। वो कल कभी नहीं आएगा दोस्त। आपकी सही कीमत समझने वाले हमेशा करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। ब्रेक के बाद स्वदेश आर में आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बाजारों की, जहां पे कोविड के बाद बाजार में काफी बेहतरीन बुल रन देखने को मिला है। इसका एक फैक्टर लिक्विडिटी तो थी ही, पर इसी के साथ निवेशकों की तादाद भी बाजार में, भारतीय बाजारों में खासतौर से तेजी से बढ़ती हुई दिखी है। जहां पे अब BSE की बात करें तो वहां पे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जो संख्या है वो बढ़कर
10 करोड़ पर पहुंच गई है। और ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प हो जाता है कि राज्यों के हिसाब से निवेशकों के जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं। और इसी पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। आइए चलते हैं उनके पास। डिम्पी, बताइए राज्यों के हिसाब से क्या आंकड़े निकलकर सामने आए हैं? आप ये कह सकते हैं कि भारत जैसे विविधताओं का देश है, लेकिन एक जगह पर आके कॉमन हो जाता है जो उसका अपना कल्चर है। कुछ वैसा ही ट्रेडिंग में भी है। भले ही राज्य अलग अलग भाषा बोलते हो, कुछ नॉर्थ की स्टेट्स हो, कुछ साउथ की स्टेट्स हो, लेकिन बाजार पे आकर एक समान हो जाती हैं। खैर, मैं आपकी स्क्रीन पर वो सारा हिस्सा रख रहा हूँ जो कि नॉर्थ का हिंदी भाषी स्टेट है, जहाँ पर ठंड भी पड़ती है लेकिन बाजार की गर्मी भी वहाँ पर खूब है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पूरे मैप के अंदर, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो स्टेट्स हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और आप छोटा सा दिल्ली भी देख पा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। यहाँ पे 23% निवेशक हैं, यानी कि कुल मिला के, या अगर निवेशकों की संख्या के हिसाब से हम बता रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, तो 23% निवेशक तो सिर्फ दिल्ली में है। और ये हैरान करने वाला आंकड़ा इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर ये आंकड़ा बढ़ चुका है। ये अब उस जगह को भी हरा रहा है जहाँ पे टिपिकली गढ़ रहता था, जहाँ पे निवेशक रहते थे, या फिर ये कहें कि मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट रहते थे। वो था गुजरात और वो था महाराष्ट्र, जहाँ पे 15% और 16% का निवेशक का परसेंटेज है। लेकिन अगर आप और स्टेट्स को देख पा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में सटी हुई हैं, उसमें से कोई भी स्टेट आपको डबल डिजिट में नहीं दिखेगी। राजस्थान 7%, मध्य प्रदेश 5%, बिहार बकायदा 2.5% है, छत्तीसगढ़ 3% है। तो इससे ये पता लग रहा है कि जिन स्टेट्स के अंदर अवेयरनेस आई है उसका आंकड़ा जो निवेशकों का है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है। नॉर्थ में दिल्ली की लीडरशिप है और ज़्यादातर दिल्ली से सटे हुए एरिया 10-10% की ब्रैकेट में आ चुके हैं। और आपको मैं सदर्न इंडिया पे लेके चलता हूँ, यानी कि दक्षिण भारत में, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो 8% के आसपास आपको कर्नाटक के अंदर, 8% आपको आंध्र प्रदेश के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर भी 7%, और केरल के अंदर भी करीब 7% का आपको आंकड़ा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ी है। पहले ये आंकड़ा कम हुआ करता रहा, जैसे आप भी शुरुआत में बता रहे थे कि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नंबर्स है, रिटेलर्स के आंकड़े हैं, वो अपने आप में काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो लीडरशिप इस समय दिल्ली के पास आई, लेकिन 2 मेजर स्टेट आपको और हैं, वो है गुजरात और महाराष्ट्र। साइज में बड़ी है, पॉपुलेशन में बड़ी है, तो इसके लिए इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बनती है। धन्यवाद डिम्पी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा देखना कि राज्यों के हिसाब से निवेशकों के जो संख्या है वो किस तरीके से पैन आउट हो रही है। पर आइए, निवेश की बात हो रही है तो चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पे जम्मू कश्मीर में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए खाड़ी देशों का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा है। 40 सदस्य इस डेलीगेशन में रियल एस्टेट, टूरिज्म, दूरसंचार, आयात निर्यात और दूसरे सेक्टर्स के कई बड़े व्यापारी इसमें शामिल हैं जो इन खूबसूरत वादियों में निवेश के अवसर देखेंगे। वहीं इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ईशान के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। ईशान, बताइए। जम्मू कश्मीर में निवेश लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के नतीजे में आज जो दुबई और यूएई से और सऊदी अरब से ऐसे बिजनेस टाइकून्स कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें से इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जिसमें से टूरिज़्म का सेक्टर है। वो यहाँ पे जो जगहें हैं उनको एक्सप्लोर कर रही हैं और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। और मनोज सिन्हा का यही कहना था, उन्होंने मीडिया से बात की कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में जो है एक बदलाव आए, इसलिए लोगों का कश्मीर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो उनको ना केवल जम्मू कश्मीर में जगहें दिखा रहे हैं, बल्कि उनको ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से वो किन सेक्टर्स में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जॉब क्रिएशन और यूथ के लिए जॉब्स एक समस्या रही है और सरकार यही प्रयास कर रही है कि उनसे निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिकली भी एक सपोर्ट यूएई की तरफ से उनको मिला है। जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो दुबई गए और वहाँ पे उन्होंने इन सीईओज़ को एक्सटेंड की थी इनविटेशन, और फिर वो अपने खर्चे पर आज जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जहाँ पर वो बहुत सारे सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और इसी वजह से सरकार बोल रही है कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी और कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं उतनी नहीं हो पा रही थी, उसमें एक बढ़ोतरी मिलेगी और कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो जम्मू कश्मीर की है, जिसका काफ़ी सारा जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म पे निर्भर रहता है, उसमें एक बूस्ट मिलने की संभावना है जब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। कैमरा शफीक मलिक के साथ ईशान वानी, ET नाउ स्वदेश।
धन्यवाद ईशान, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड पे, जहां पे भारत में हम देख रहे हैं कई सारे सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रही है और क्रिप्टो करेंसी के प्रति लोगों की दीवानगी ना बढ़े, इसके लिए सरकार की कोशिशें काफी जोरों शोरों से हैं और सरकार इन्हीं कोशिशों में जुटी है। आखिर क्या है सरकार का प्लान, पेश है इसी पर हमारा खबर विशेष। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का रुख साफ हो या ना हो, लेकिन सरकार की कमाई की मंशा साफ है। वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो निवेशकों को साफ साफ कह दिया है कि आपको क्रिप्टो निवेश से फायदा हो या नुकसान, टैक्स तो आपको पूरा ही देना होगा। आप नुकसान को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, यानी निवेशकों को मुनाफा है तो टैक्स देना ही होगा, अगर घाटा है तो कोई राहत नहीं मिलेगी। नफा हमारा और नुकसान तुम्हारा। देखते हैं रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार की नई नीतियों से इंडस्ट्री उबरी भी नहीं है कि उन्हें एक और झटका लगा है। वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो या दूसरे तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट में निवेश और उस पर लगने वाले टैक्स के नियमों को और सख्त कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि अगर किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन में कोई नुकसान होता है तो उसे किसी फायदे वाले किसी दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यानी आप सरकार से ये नहीं कह सकते हैं कि उनके नुकसान को फायदे में से घटाकर जो बचे सिर्फ उस पर टैक्स लें, बल्कि निवेशक को दोनों ही ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। इसको जरा ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपने बिटकॉइन में 100 रुपए का निवेश किया और फिर आपने इथेरियम में भी 100 रुपए का निवेश किया। कुल निवेश हुआ 200 रुपए। बिटकॉइन में निवेश से आपको 100 रुपए का मुनाफा हुआ, लेकिन इथेरियम में आपको 100 रुपए का नुकसान हुआ। तो आपको बिटकॉइन पर 100 रुपए के फायदे पर 30% टैक्स देना होगा। आप इथेरियम के 100 रुपए के नुकसान को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। 30% टैक्स के बाद आपके हाथ में बचेंगे सिर्फ 170 रुपए। सरकार ने क्रिप्टो निवेश को कानूनी दर्जा नहीं दिया है, लेकिन गैर कानूनी भी नहीं कहा है। सरकार के इन नियमों को लेकर कई टैक्स एक्सपर्ट्स भी अलग अलग राय रखते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रिप्टो की कमाई लीगल नहीं है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। हालांकि सरकार की सख्ती यहीं नहीं रुकी। सरकार ने लोकसभा में साफ किया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की माइनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चों को भी एक्विजिशन लागत नहीं माना जाएगा, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर ही देखा जाएगा। मतलब ये कि अगर आप क्रिप्टो माइनिंग के लिए कोई खर्च करते हैं तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार का ये कदम क्रिप्टो के खतरों से निवेशकों को बचाने के लिए है, ताकि वे ऐसे रिस्की निवेश से दूर रहें। सरकार ने बजट 2022-23 में प्रस्ताव दिया था कि 1 अप्रैल से क्रिप्टो एसेट्स में होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। लोकसभा में भी भारत सरकार ने बताया है कि जल्द ही वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा लेकर आने वाले हैं। इसके बाद जो भी डिजिटल एसेट की परिभाषा के तहत आएंगे, उन पर तय नियमों के हिसाब से कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। सरकार के इस नए नियम से क्रिप्टो इंडस्ट्री सख्ते में है। इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि वे अपने फैसले पर फिर से विचार करें, क्योंकि ऐसे तो निवेशक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म छोड़कर ग्रे मार्केट में चले जाएंगे। कॉइन स्विच कुबेर के आशीष सिंघल का कहना है कि हमें डर है कि नुकसान को सेट ऑफ नहीं होने से केवाईसी का पालन करने वाली एक्सचेंजों और प्लेटफॉर्म से निवेशक बाहर हो जाएंगे। इससे टैक्स लगाने का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी का कहना है कि हर बाजार के फायदे और नुकसान को अलग अलग मानने से क्रिप्टो भागीदारी में निराशा आएगी और इंडस्ट्री का विकास भी रुक जाएगा। जिस तेजी से भारत में क्रिप्टो मार्केट ने रफ्तार पकड़ी है, सरकार के इन नियमों से ब्रेक लगना तो तय है। सरकार के जो नियम है वो साफ संकेत देते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी का अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसमें सरकार चाहती है कि जो निवेशक हैं वो प्रोत्साहित ना हो। चाहे टैक्स की बात करें या चाहे अलग नियम की बात करें, उन सब के जरिए यही संकेत जाता है कि निवेशक ऐसे रिस्की पोर्टफोलियो से दूरी बनाएं, यही सरकार चाहती है। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत खुराना, क्रिप्टो एक्सपर्ट, और निमेश सांघवी, फाउंडर कॉइन क्रंच इंडिया, जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम अजीत सर आपसे बात करना चाहेंगे। पहले ये बात हुई थी जब टैक्स लगा था बजट में कि
बाकी जो एसेट्स हैं उन पे भी टैक्स लगता है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है वो करीब वहीं यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्यों नहीं टैक्स लगे। अच्छा, अगर हम बाकी एसेट क्लासेस की अब बात करें और जो ये डिसीजन है सरकार का, उसको उनके कंपैरिजन में देखें तो आप कैसे देखते हैं इसको? कह दिया कि 30% टैक्स देना होगा। जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति हैं, वो तो वैसे भी 30% देते थे, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर जो लोग टैक्स नहीं देते थे या लोअर स्लैब में थे, उनका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। दूसरा ये कहा कि जब लॉस होगा तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, मतलब जितने तमाम और लॉस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बट क्रिप्टो का नहीं होगा। उसके बाद जब मैंने फाइनेंस बिल पढ़ा तो उसमें मेरी धारणा ये थी कि क्रिप्टो के प्रॉफिट एंड लॉस एक दूसरे से सेट ऑफ होंगे। मगर जैसा कि आपके प्रोग्राम में भी अभी 5 मिनट पहले बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आय कर आपको उस सिचुएशन में भी लग सकती है जब आय हो ही ना, मतलब कहीं नुकसान हुआ, कहीं प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल समझो नुकसान भी हो तो भी प्रॉफिट पर टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि लॉस के सिचुएशन में भी टैक्स भरना पड़ सकता है। ये तो घोर अन्याय ही लगता है। रमेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे मूव का आप किस तरीके से असर देखते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो लोग ट्रेड करते हैं वो मल्टीपल जगह ट्रेड करते हैं, कहीं से नुकसान होता है, कहीं से फायदा होता है, कंसोलिडेटेड कभी इनकम होती है, कभी लॉस होती है। लेकिन इस मूव के बाद एक बात साफ है कि आप ना सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप एक जगह आप रिस्क नहीं ले सकते हैं किसी और जगह, क्योंकि वहाँ अगर आपको लॉस हो गया और कहीं नुकसान हो गया तो आपको उस फायदे पर भी कहीं फायदा हो गया तो आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। किस तरीके से आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं जो आपके यूजर्स हैं उन पर? जी, इस तरह से ये वाले लॉ को लाने से इम्पैक्ट सिंपल है। एक तो जो आपके पहले के आशीष सिंघल या वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी ने बताया, वो मैं सहमत हूँ उस बात से कि लोग जो है वो प्लेटफॉर्म से निकल जाएंगे और जो ट्रेडिंग है वो एक पैरेलल इकोनॉमी या तो एक अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग होने लगेगी, जहां पे बिना केवाईसी के एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। तो अगर ये सरकार का इच्छा अगर इनकी ये है कि ये इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करे या ट्रैक रखे क्रिप्टो का, तो मेरा मानना है कि इस मूव से जो है ये एक्चुअली बैकफायर करेगा और ट्रेडिंग जो है वो रेगुलेटेड एंटिटीज या एक्सचेंजेस जो केवाईसी कंप्लायंट एक्सचेंजेस है उनसे बाहर जाके होने लगेगी, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ज्यादा होने लगेगी। सबसे पहले ये होगा। दूसरा मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर ये लॉ में आपको लॉस जो है वो ऑफसेट नहीं किया जा सकता बाकी क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो ट्रेडर्स है, जिनका दिनचर्या जो उनका दिन का काम ही है कि वो ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये एक और झटका लग गया, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इनका जो फायदा और नुकसान जो होता है वो हमेशा 5, 10, 15, 20% में होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी ने 5, 10, 15% का लॉस कर दिया किसी और एसेट में और उतना ही प्रॉफिट कर लिया किसी और दूसरे क्रिप्टो एसेट में, तो उनको तो फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा और उनका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक मुझे लगता है कि एक तरह से ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है उसको रोक देगा। तो आई थिंक दैट इंडियन एक्सचेंजेस पे अब सिर्फ बाय एंड होल्ड करने वाले ट्रेडर्स ही बच जाएंगे, जो खरीदेंगे और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग से जिन एक्सचेंज का फायदा होता है बार बार ट्रेडिंग करने से या ज्यादा वॉल्यूम आता है, वो सब चीजें बंद हो जाएगी। ये इस तरह से मैं देखता हूँ इस मूव को। अजीत सर, आपके हिसाब से यहाँ सरकार की मंशा क्या है? ये है कि रेगुलेट करना है धीमे धीमे करके, या ये है क्योंकि अनरेगुलेटेड है तो उससे लोगों को थोड़ा दूर ही रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को दूर ही रखें? मुझे लगता है कि जो रेगुलेशन की बात है इसमें ना हम थोड़ा सा गलत तरह से सोच रहे हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स के जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट, उसके अंदर कुछ चेंजेस की तो उससे रेगुलेशन हो गया ना। अब ये जो लोकसभा में अनाउंसमेंट हुई वो चाहे छोटा सा ही सही, वो रेगुलेशन हो गया ना। अगर हम अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर को देखें तो उनमें से किसी भी कंट्री ने क्रिप्टो करेंसी का बिल नहीं पेश किया जैसे कि कई कंट्रीज ने किया है। तो हम भी अमेरिका की तरह या जो मैंने बाकी नाम बताया उनकी तरह अपने जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं, कानून है, सेबी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, फेमा है, वगैरह वगैरह, उनमें अगर हम बारीक चेंजेस करते रहे जैसे कि हमने इनकम टैक्स एक्ट में की है तो रेगुलेशन हो जाएगी। सरकार की मंशा तो पूर्ण रूप से यही है कि किसी ना किसी तरह रेगुलेट करो। मगर मुझे लगता है कि यहां पर सरकार की चूक हुई है, ये जो कल अनाउंसमेंट हुई है या डिस्कशन हुई है लोकसभा में।
नैमिष, हम अक्सर बात करते हैं भाई कि आपके जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो टैक्सेशन के हों, वो ग्लोबल होने चाहिए और ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट करने चाहिए। जैसे कि अजीत सर ने बताया, आप हमें थोड़ा आइडिया देंगे कि बाकी देशों में, स्पेशली डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्रिप्टो की टैक्सेशन रेगुलेशन को लेकर क्या नियम है? जी, जितने देश है उसमें अलग अलग नियम है। जैसे यूएस की बात करें तो वहां पे तो हमसे भी ज्यादा बुरी हालत है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि वहां पे कोई भी क्रिप्टो एसेट के इन्वेस्टमेंट को एक कैपिटल एसेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि आप चाहे आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हो क्रिप्टो करेंसी, एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन एक टैक्सेबल इवेंट बन जाता है। तो आपको हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट निकालना है और उसके ऊपर आपको अपना कैपिटल गेन्स टैक्स कैलकुलेट करना है हर एक ट्रांजैक्शन पे। एटलीस्ट यहाँ पे अब तक ये नहीं था, हम सारे ट्रांजैक्शंस क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट कर पा रहे थे। पोर्चुगल जैसे देश में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। थाईलैंड में 7% लगा दिया है। कुछ कंट्रीज, दुबई है, यहाँ पे भी इस वक्त दुबई जैसे यूएई में अभी वर्चुअल एसेट रेगुलेटर एक खड़ा कर दिया गया है, लेकिन टैक्सेशन के नाम पे इस वक्त कोई टैक्स नहीं लग रहा है क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स के ऊपर। यूके में या जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज में, काफी ये डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटल गेन्स की तरह ही माना जा रहा है, इसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे लगता है कि इंडिया इस वक्त एक पहला देश है जिसने इतना ज्यादा टैक्सेशन लगाया हुआ है स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बाकी देशों में टैक्सेशन इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई लॉ नहीं लाया और हम पहले देश है जिसने इतना ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर। अजी सर, लगातार ये बात होती रहती है क्रिप्टो करेंसी का, बिल पेश होगा, बातचीत होगी। क्या आपको लगता है कि जब तक सरकार थोड़ी सी क्लियर नहीं हो जाती है इस मामले में, तब तक वो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को दूर रखना चाहती है इसमें? 2017 में पहली कमेटी बनी थी, 2018 में दूसरी कमेटी बनी जिसने कि 2019 फरवरी में बिल ड्राफ्ट किया। अगस्त 19 में हमें बिल के बारे में पता चला। 21 बजट सेशन में हमें कहा कि पेश होगा, फिर विंटर के सत्र में भी हमें कहा पेश होगा। तो ये तो बात मतलब अब ऐसा हो गया है कि भैया ये बिल क्या है कि जब तक आता है ना तब तक दुनिया बदल जाती है। तो मेरा दोबारा यही सुझाव रहेगा कि बिल आएगा, किसी दिन आएगा, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन जो मौजूदा कानून है उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन लाओ ताकि क्रिप्टो करेंसी पनप सके, लोगों को समझ आ सके कि सरकार की मंशा क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में तो आपने कर लिया, बाकी एक्ट में भी संशोधन कीजिए, तो उससे मेरे ख्याल से रेगुलेशन की तरफ पहला कदम आसानी से होगा। नैमिष, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जितनी आपकी वॉल्यूम आ रही है, आपको क्या लगता है उस वॉल्यूम में कितना फ़र्क पड़ेगा, और क्या कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट्स हैं जिनमें लोग अब थोड़ा बचेंगे? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी एसेट्स हुआ करती है जहाँ पे लोग, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट को करती पैसे लगा देते थे, और जो बड़ी एसेट्स थी उनमें भी लगा के रखते थे। पर अब आपको लगता है क्योंकि टैक्सेशन के चक्कर में कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट्स हैं जिन पर स्पेसिफिकली असर पड़ेगा? मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि कॉइनक्रंच इंडिया एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि एक्सचेंज। बट मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दे सकता हूँ, कीपिंग इन माइंड जो बाकी सारे एक्सचेंजेस है उनको। देखो, आप क्रिप्टो करेंसी में अगर हम ब्लू चिप कॉइन्स बोले, जो हम अगर हमारी शेयर मार्केट से कंपेयर करें, तो वो बिटकॉइन, इथेरियम, ये 2 कॉइन्स है और ऐसे 4-5 और है जिनको हम ब्लू चिप कॉइन्स बोल सकते हैं। तो इनके ऊपर तो ट्रेडिंग जो है वो कम होती है, इन्वेस्टिंग ज्यादा होती है। आपने इन्वेस्ट करके रख लिया। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, जैसे आपने बताया, वो छोटे छोटे जो लो कैप कॉइन्स होते हैं जो बहुत सस्ते में मिलते हैं, उनके ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि वो जो है उनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो शायद इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया या किसी और ने कोई पार्टनरशिप कर ली तो इनका प्राइस जो है वो एकदम ही ऊपर चला जाता है। तो मेरा मानना है कि जो आज आगे चल के ट्रेडिंग होगी, वो वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम ये छोटे छोटे कॉइन से आ रही थी बहुत ज्यादा, वो वॉल्यूम अभी नहीं आएगी, क्योंकि टैक्स को लेके हम बोल तो सकते हैं कि 30% है, लेकिन एम्बिग्विटी भी बहुत ज्यादा है। आगे चल के टीडीएस भी आ रहा है जुलाई से, जिसकी वजह से कैपिटल लॉस भी हो सकता है लोगों को, या कैपिटल ब्लॉक हो सकता है टैक्स में। तो ये सब कारणों की वजह से मुझे लगता है कि जो छोटे कॉइन्स है उनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, और जो इन्वेस्टिंग है, जो ब्लू चिप कॉइन्स में लॉन्ग टर्म वाली, उसकी वॉल्यूम बरकरार रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन माई अंडरस्टैंडिंग।
तो ये थी क्रिप्टो पे हमारी खास रिपोर्ट। पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की, जहां पे देश अभी होली की खुमारी से निकला ही नहीं था कि लोगों पर महंगाई के झटके लगने लगे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वही हुआ जिस बात की आशंका हमने 25 फरवरी को जताई थी कि चुनाव खत्म होने के बाद चढ़ेंगे डीजल पेट्रोल के दाम, और डीजल पेट्रोल के दाम एक झटके में 80 पैसे बढ़ गए हैं। यही नहीं, महंगाई का सिर्फ यही झटका लोगों को नहीं लगा, बल्कि अगर आप देखें तो रसोई गैस, दूध समेत दूसरी चीजों में भी महंगाई के झटके देखने को मिले हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस बात का डर था, बेदर्दी वही बात हो गई। चुनावी मोहलत खत्म होते ही महंगाई की मार हो गई। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और दूध के दाम एक धमाके के साथ बढ़ गए, और ये बढ़ते दामों का ही ट्रिपल अटैक संकेत है कि महंगे दिन आने वाले हैं। 137 दिनों तक क्रूड में उठापटक थी, मगर डीजल, पेट्रोल शांत थे। मगर अब ये शांति टूट चुकी है। करीब 137 दिनों बाद पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे लीटर बढ़ाए गए हैं। इसी के साथ मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे, डीजल 95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे और डीजल 87 रुपए 47 पैसे पर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपए 51 पैसे, डीजल 90 रुपए 62 पैसे, चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 16 पैसे और डीजल 92 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है। उधर करीब 6 महीने बाद घरेलू एलपीजी के दाम भी चढ़ गए हैं। 14 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी 50 रुपए महंगा हो गया है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। इसी के साथ दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी 949 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 965 रुपए 50 पैसे और लखनऊ में 987 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं सांची दूध के दामों में 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि कुछ दिन पहले ही अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे। बहरहाल अब महंगाई का आलम यह है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई चढ़ती जा रही है, और आज डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी साफ साफ इशारा कर रही है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और महंगाई है। ईटी नाउ स्वदेश। तीन महीने पहले 10-11 पेट्रोल और डीजल पे कम भी हुए थे, तो उसका इम्पैक्ट 80 पैसे कोई खास बड़ी बात नहीं है, और 90 दिन तक रुका रहा, वही बड़ा अच्छा है। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आने जाने वाले को तो हर एक को फर्क पड़ेगा। पहले इतना महंगा था, अब और महंगा हो जाएगा। सस्ता तो होना चाहिए। देखो महंगाई बहुत हो रही है, गरीब आदमी क्या करे। बात मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। जो बिजनेसमैन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो नीचे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उनको बहुत दिक्कत है। पेट्रोल रेट बढ़ने से एवरीथिंग पे फर्क पड़ेगा, और आम लोगों की लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। मिडिल क्लास पीपल बहुत मुश्किल है सर, आने वाला फिर बढ़ते ना, बहुत मुश्किल है। उसके रेट्स के हिसाब से प्रोविजंस भी बढ़ जाते, मिडिल क्लास पीपल जीना बहुत मुश्किल है। पेट्रोल रेट 130-140 नहीं हुआ, उसके लिए बड़ी बात है अपने लिए। आज 1 रुपया बढ़ने से कुछ नहीं होगा यार, बट ठीक है, बढ़ा तो भी ठीक है, घटा तो भी ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्यों? तो वी आर केपेबल यानी मिडिल क्लास समझ रहा है सब। तो चलिए इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। पर देश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।